नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए बड़ी ही खास गाड़ी का ऑनरशिप रिव्यू लेकर आया हूं। वो गाड़ी है महिंद्रा की XUV 700, ठीक है। और ये गाड़ी हमारे अक्षय भाई की है, मैं उनको बुलाना चाहता हूं, ठीक है। अक्षय भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर फिर से। अक्षय भाई की एक और गाड़ी थी जिसका मैंने रिव्यू अभी 2 दिन पहले किया है, वो है टाटा की टियागो, जो कि 1 लाख प्लस किलोमीटर इन्होंने चला दी थी। काफ़ी अच्छा रिव्यू इन्होंने उस गाड़ी के ऊपर दिया था। मैं उसका लिंक आपके लिए डाल दूंगा आई बटन पर, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अक्षय भाई, आप मुझे सबसे पहले ये चीज़ बताइए कि ये गाड़ी आपने कब ली और कितने किलोमीटर ये चला दी है? ये एक्चुअली में मैंने इसको नवंबर में गाड़ी को खरीदा था। नवंबर 2023 में? जी, नवंबर 2023 में हमने गाड़ी खरीदी थी और ये लगभग अभी 4000 किलोमीटर चल चुकी है फिलहाल। 4000 किलोमीटर जी। तो अक्षय भाई, हालांकि रनिंग ज़्यादा तो नहीं हुई है, पर फिर भी 4000 किलोमीटर में थोड़ी बहुत चीज़ें गाड़ी के बारे में समझ में आ जाती है कि हैंडलिंग कैसी है, ब्रेकिंग कैसी है, गाड़ी में कॉन्फिडेंस कैसा आ रहा है, सीट की जो है वो क्वालिटी कैसी है, कंफर्ट दे रही है नहीं दे रही। और बाकी जो सबसे अहम चीज़ जो है, इस गाड़ी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स देखने के लिए मिलते हैं, है ना। उस इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी तक कोई बग आया है नहीं आया है, उस चीज़ के बारे में मैं ये सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले शुरुआत की बात करें तो मैं अभी बाहर से कुछ चीज़ें पूछ लेता हूँ, उसके बाद हम अंदर की बात करेंगे। जी। आप मुझे ये चीज़ बताइए, आपको इस गाड़ी की हेडलाइट कैसी लगी? देखो, महिंद्रा को काफ़ी सराहना मिलनी चाहिए हेडलाइट के लिए खासकर। अच्छा। कि अर्जुन भाई, इसकी हेडलाइट कुछ इस तरह की हैं कि शायद 60-70 लाख की भी कोई गाड़ी होगी उसको भी मात दे देगी इसकी हेडलाइट। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी। हेडलाइट रात में इसकी तो लॉन्ग रेंज बहुत है हेडलाइट की जी। और सबसे बड़ी बात है कि ये जिस तरह से कर्व देती है, एक्सपांशन करती है जी, मैक्सिमम रोड कवर करती है और बहुत ब्राइट है इसकी लाइट जी। और मैं ये मानता हूँ कि कितने भी 60-70 लाख तक की गाड़ी होंगी उस रेंज में इतनी अच्छी हेडलाइट मिलेगी नहीं आपको किसी की। अच्छा जी। LED लाइट है, ऐसा लोग कहते हैं। ये एक तरह का मिसकंसेप्शन है लोगों में कि जो LED लाइट होती हैं कोहरे वगैरह में कामयाब नहीं होती हैं, ज़्यादा अच्छी कामयाब नहीं करती हैं, सफ़ेद होती हैं तो शायद उनका अपना लॉजिक रहता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है दर्शकों। अच्छा। इसकी लाइट उल्टा और ज़्यादा कोहरे में कैसे भी किसी भी टेरेन में क्या कैसी सिचुएशन में हो बहुत अच्छी कारगर लाइट है और इसमें ऑटोमेशन भी है लाइट में। 1-2 लाइट इसकी ऐसी हैं कि जो अपने आप ही जब लगता है कि रिक्वायरमेंट है, दूर की कुछ ऑब्जेक्ट हैं, उसी के हिसाब से अपना ऑटोमेशन में जलती है वो लाइट है। ओह ओके, ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेती है। लाइट और है जो ऑटोमेशन में जलती है और नॉर्मल मैनुअल में उसका एक्सेस नहीं है। पर इन शॉर्ट की लाइट इसकी बहुत ही उम्दा है, बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी क्वालिटी इस गाड़ी में है कि लाइट जो कोई भी इसके सेगमेंट की कोई भी गाड़ी हो या इससे बड़ी भी सेगमेंट की कोई भी गाड़ी हो जो उसको मैच भी नहीं कर सकती। अरे वाह। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि ये नवंबर में ये गाड़ी इन्होंने खरीदी थी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये महीना ऐसा होता है कि जनवरी के महीने तक जो फॉग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है रोडों पर। जिस हिसाब से इस गाड़ी की जो हेडलाइट है वो फॉग में भी टेस्ट कर ली गई हैं, जो कि भाई ने भी बताया। ठीक है, गाड़ी के लाइट के बारे में आपने तो बता दिया सब चीज़ें, ठीक है ना। अभी मैं बात करता हूँ कि जैसे कि इसका पीछे की तरफ जो इसका क्या बोलते हैं, जो कैमरा है, जो रियर कैमरा दिया हुआ है, उसकी क्वालिटी कैसी देखने के लिए? रियर कैमरा बहुत अच्छा है। अच्छा। और पूरा व्यू देता है लगभग, मैं मानता हूँ लेफ्ट डायगोनल और राइट डायगोनल का भी काफी एंगल कवर करके रखता है कैमरा। अच्छा। और इतना एक्सेस देता है कि आपको पीछे कुछ भी आ रहा है जा रहा है बड़ा दिखेगा। दिन हो, नाइट विजन भी अच्छा है कैमरे का, बहुत ज्यादा अच्छा। मतलब कैमरा बहुत अच्छा, सेटिस्फैक्टरी है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ठीक, मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन की आवश्यकता थी। कैमरा बहुत अच्छा है। ठीक है। XUV 700 में दोस्तों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी, जो कि शायद आपको पता हो। जो XUV 700 की वीडियोस काफ़ी लंबे टाइम से देख रहे हैं या फिर इसके जो ऑनर हैं उनको ये चीज़ पता है कि इसके जो आगे वाले फ्रंट वाले जो इसके टायर हैं उसके जो सस्पेंशन है उसमें एक तरीके की नॉइस आती थी, ठीक है ना। वो अभी तक जो है शायद महिंद्रा वाले अभी तक रिजॉल्व नहीं कर पाए। गाड़ी ज़्यादा चली नहीं है, 4000 किलोमीटर के आसपास चली हुई है। तो अक्षय भाई, आप मुझे ये चीज़ बताइए, इस गाड़ी में अभी तक सस्पेंशन से रिलेटेड किसी भी तरीके की साउंड या किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ ऐसी प्रॉब्लम आपने फेस करी है सस्पेंशन को लेकर? देखो, जितना मैंने इसको, मैं बड़े प्यार से चलाता हूँ गाड़ी। ओके। चाहे गड्ढे हो कैसे भी हो, थोड़ा सा स्मूथ ड्राइविंग करना, उम्र बढ़ती है तो थोड़ा सा चीज़ें वो आ जाती है, मैच्योरिटी ड्राइवर में। बात करें इसके सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन इसकी पहली बात सॉफ्ट सस्पेंशन है। अच्छा। जब भी आप दच्ची पे जाओगे, कैसे भी जाओगे, तो बड़े प्यार से, जैसे गाड़ी होती है ना धचक करके एकदम से उठती है गाड़ी है, वो नहीं है। आप इसके सस्पेंशन रोड के हिसाब से एडजस्ट करते हैं अपनी बॉडी लाइन को। बड़े एक टायर जा रहा है तो वो एक टायर पे ही एहसास होगा, दूसरा जा रहा है दूसरे पे ही नहीं होगा, पूरा बॉडी का मूवमेंट आ रहा है। जिधर गड्ढा है बस वही
वही कंपोनेंट लेगा गाड़ी का, दूसरा कंपोनेंट नहीं लेगा। तो इसके सस्पेंशन में अभी तक कोई नॉइज़ नहीं है, कोई कैसे भी ऐसा लगा नहीं कि साहब दिक्कत है। सस्पेंशन अभी तक तो बहुत बेहतर लगा मुझे, उम्दा। बाकी देखो शायद और किलोमीटर अगर कवर करें तो शायद कुछ दिक्कत आती है तो बिल्कुल बताएंगे, पर अभी तक सस्पेंशन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा सस्पेंशन है, ठीक है सस्पेंशन। दोस्तों इस गाड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चारों ही टायर में आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं। मैं मेन अब ब्रेकिंग की बात करने वाला हूँ, क्योंकि गाड़ी का जो एक सबसे अहम पार्ट जो होता है वो गाड़ी का ब्रेकिंग होता है। अक्षय भाई आप मुझे एक चीज़ बताइए, इस गाड़ी में आपको ब्रेकिंग कैसी देखने के लिए मिलती है? सबसे पहली चीज़ इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बोलूँगा मैं, और बहुत बेकार भी नहीं बोलूँगा। जितनी और कॉम्पिटिटिव गाड़ियाँ हैं ठीक है, उनके लगभग सिमिलर ही है इसकी ब्रेकिंग, थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी। अच्छा। बेहतर अब मैं इसलिए कह रहा हूँ बेहतर होने का भी अनुभव की बात है। एक्चुअली में अर्जुन भाई मेरे पास डस्टर भी है गाड़ी। जी जी जी। और वो लगभग मैंने 1,70,000 1,80,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। पर मैं आपको हकीकत बात बताता हूँ कि वैसा मैंने ब्रेकिंग आज तक कभी किसी गाड़ी का नहीं देखा। आप डस्टर की बात कर रहे हैं? जी मैं डस्टर की बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो आदमी जब दूसरी गाड़ी 2-3 गाड़ियाँ होती है तो कंपेरिजन करके ये चीज़ें बता पाता है। बिल्कुल सही पर बात उस लेवल की स्टेबिलिटी ब्रेकिंग की मैंने गाड़ी में देखी नहीं, क्योंकि मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था दर्शकों को। हुआ क्या था कि लगभग 1 महीना पुरानी बात है, और मैं इसको चला रहा था हाईवे पे अपने, तो 120-130 की स्पीड पे चल रही थी गाड़ी। अचानक एक आदमी बीच हाईवे पे रोड क्रॉस करने आ गया, और वो क्या हुआ, थोड़ा फनी इंसिडेंट था। एक तरफ से एक आदमी इधर से रोड क्रॉस कर रहा था किधर से, और मैं गाड़ी का डिपर दे रहा था, तो उनका ध्यान मेरी गाड़ी की तरफ था, और दोनों ने क्या करा, एक दूसरे को देख के टकरा के रोड के बीच में गिर गए। और गाड़ी बिल्कुल सामने थी उनके, और वो दोनों बिल्कुल मेरी गाड़ी से लगभग ऐसे होंगे 50-100 मीटर दूर। गाड़ी 120-130 पे थी। मुझे इंस्टेंट ब्रेक लेने की आवश्यकता पड़ गई। मुझे लगा कि पता नहीं वो लोग उठे हैं नहीं भी उठे हैं, मुझे तो अपना सेफ्टी मेजर लेके चलनी थी ना। ठीक है, मैंने इंस्टेंट ब्रेक मारे 130 से, इसको जैसे मैं एक साथ 70-80 पे लेके आया, तो गाड़ी ना टिल्ट कर गई, गाड़ी घूम गई। ये बिल्कुल 3 लेन हाईवे था, ये बिल्कुल साइड वाली लेन में चल रही थी गाड़ी, राइट हैंड साइड लेन में चल रही थी, और राइट हैंड साइड लेन में से मिड लेन में आ गई गाड़ी, एकदम से ड्रिफ्ट मारी है। और आपने कोई भी स्टीयरिंग वगैरह? मैंने स्टीयरिंग का बिल्कुल मोमेंटम नहीं करा था, स्टीयरिंग बिल्कुल स्टेबल था, सीधा था, सिर्फ मैंने ब्रेक लिए थे। ब्रेक लेते गाड़ी में, तो बोलने का मतलब आपका ये है कि इस गाड़ी में अगर आप हैवी ब्रेकिंग करोगे तो उसके बाद वो गाड़ी मोमेंटम बिगाड़ देती है, लेफ्ट तरफ ये गाड़ी अपने आप आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और मतलब आप ये वाली बात है कि बहुत हाई स्पीड पर हो और आप सोच रहे हो कि इंस्टेंटली कवर कर लोगे, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, सावधानी बरतने की जरूरत है इस गाड़ी में खासकर। ठीक है अक्षय भाई, हमने ब्रेकिंग की बात कर ली, लाइट की बात कर ली बाहर से, और इसके जो रेयर जो है उस कैमरे की भी बात कर ली। अभी मैं बात करना चाहता हूँ फ्रंट से, जो इसके फ्रंट मतलब इंटीरियर से। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि इंटीरियर में इसके काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। आप मुझे बताइए कि बोलते हैं कि महिंद्रा की जो XUV 700 थी उसके डिस्प्ले में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, कभी डिस्प्ले चले जाती थी, कभी किसी तरीके का बग आ जाता था। तो क्या इस तरीके की कोई भी समस्या आपने? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखो नई गाड़ी है, पर अभी महिंद्रा को इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करने की बेहद आवश्यकता है, बहुत इंप्रूवेशन की जरूरत है इलेक्ट्रॉनिक्स पे। हो क्या रहा है दरअसल कि बग्स आ रहे हैं, सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स से थोड़ा सा हैंग कर जाता है कभी कभी। जैसे कि मैं इसका सनरूफ का स्टार्ट स्टॉप बटन है, उसको खोलता बंद करता हूँ तो कभी कभी बटन अटक जाता है। अच्छा, 1-2 बारी में नहीं खुलेगा, 1-2 बारी में बंद भी नहीं होगा, कभी मिड में अटक गया जी। डिस्प्ले है, म्यूजिक चल रहा है, या कुछ भी कनेक्टिविटी हमने कर रखा है ब्लूटूथ से, हम चाह रहे हैं स्क्रीन दिखे, मैप लगा रखा है, कभी कभी वो बंद हो जाएगा अपने आप। ठीक है, बटन दबाएंगे तो रिस्पॉन्स में डिले रहेगा थोड़ा सा स्क्रीन में। तो जो स्मूथनेस होनी चाहिए थी और जिस लेवल का इसका बिहेवियर होना चाहिए था इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो अभी नहीं है, अभी नहीं। और वो मुझे लगता है कि काफ़ी इंप्रूवेशन की आवश्यकता है महिंद्रा को अभी अपने इलेक्ट्रॉनिक्स पर, ठीक है ना, या फिर इस कोई क्या बोलते हैं अपडेट अभी लाने की, मतलब अपग्रेड करने की ज़रूरत है अपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को, ठीक है ना, जो कि लाना बहुत ज़रूरी है। ये काफ़ी XUV 700 ऑनर्स की कंप्लेंट रहती है कि इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रॉब्लम रहती है, कभी बग आ जाता है किसी तरीके का, कभी डिस्प्ले चले जाती है, कभी सनरूफ को लेकर। ठीक है, ये चीज़ तो आपने बता दी। अभी इसमें काफ़ी अच्छा खासा म्यूजिक सिस्टम देखने के लिए मिलता है जी, जो आपको 360 साउंड प्रोवाइड करता है जी। 12 स्पीकर देखने के लिए मिलते हैं जी। आप ये बताइए उसका फीडबैक कैसा है? बहुत अल्टीमेट लाजवाब। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि सर जैसे कि आप लाइव म्यूजिक सुन रहे हो वहाँ पे। अच्छा। और साउंड को ना वो रियलिटी में 360 डिग्री फीलिंग देता है, वो काफी ऐसा नहीं है बैलेंसिंग साउंड आती है नहीं कि इस कोने सारी है। सब जगह स्पीकर का इसका आउटपुट है ओवरऑल पूरी गाड़ी में, और बड़ा अच्छा शानदार स्पीकर, बहुत अच्छा है। एक चीज़ और मैंने देखी है कि इसका ना स्पीकर की साउंड का जो बिहेवियर है थोड़ा सा वो गाड़ी की स्पीड पर भी डिपेंड है।
अगर आप गाड़ी बहुत थोड़ा सा स्पीड को एक्सेलरेट करते हो तो हल्की सी साउंड म्यूजिक बढ़ता है इसका। और मैं आपको बता देता हूँ रीजन क्या है क्या नहीं है वो मुझे हाँ मैं बता देता हूँ उस चीज़ के बारे में। दोस्तों अभी टाटा महिंद्रा ने इस तरीके का एक अपडेट मतलब उनको पता नहीं ECU अपडेट करा है उन्होंने इस तरीके का, या फिर पता नहीं कोई म्यूजिक सिस्टम में कुछ चीज़ करी है कि गाड़ी की अगर स्पीड, अगर बहुत सी गाड़ियों में 60 और बहुत सी गाड़ियों में 80 एक लिमिट है, 60 से ऊपर अगर आपकी जो है वो जाएगी, स्पीड जाएगी गाड़ी में, तो उसके बाद गाड़ी का जो साउंड जो होता है ना वो अपने आप ही बूस्ट अप हो जाता है, थोड़ा सा उसकी आवाज़ बढ़ जाती है। तो ये काफ़ी गाड़ियों में इस तरीके का अपडेट आया हुआ है। फिलहाल के टाइम में आपको जितनी भी नई गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है जी, म्यूजिक सिस्टम के बारे में बात हो चुकी है जी। अभी आप ये बताइए कि आपको इसकी सीट का कंफर्ट कैसा देखने के लिए मिलता है? सीट का कंफर्ट बहुत अच्छा है, कुशनिंग बहुत अच्छी है, ना तो कुशनिंग बहुत हार्ड है ना ही बहुत सॉफ्ट है। अच्छा। थोड़ा सा अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा सॉफ्ट टच की तरफ ज़्यादा है कुशनिंग, जो होनी चाहिए थी। अच्छा, अच्छी गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी है, उस हिसाब से ये 7 सीटर है। 7 सीटर। अभी आप इसकी बात कर रहे हैं सीट की बात, थर्ड रो में 7 सीटर का आप मतलब समझते ही हैं, मतलब कि अब प्रैक्टिकली 7 लोग इसमें आराम से बैठ पाते हैं आपके अकॉर्डिंग, या नहीं बैठ पाते, या पीछे वाली जो रो है जिसमें 2 बंदे बैठते हैं, ठीक है ना, उसमें प्रॉब्लम आती है, या कितने हाइट तक के बंदे बैठ सकते हैं, या कैसा कंफर्ट देखने के लिए मिलता है वो और बताएं। देखिए प्रैक्टिकली मैं बिल्कुल बताना चाहता हूँ, मेरे घर में सब एवरेज हाइट के लोग हैं अधिकतर। हाँ। और कुछ फैमिली के मेंबर हैं 5'3", 5'4" हाइट भी है जिनके लिए। अगर आपकी फैमिली में सभी लोग बहुत लंबे हैं तो मैं बोलूँगा कि लास्ट सीट का जो कैबिन है इसका वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देगा, क्योंकि वो जो बहुत एफिशिएंट है ना, अगर लंबे सफ़र के लिए बात करें अर्जुन भाई, तो वो लगभग 5'3", 5'4" की जिसकी हाइट है उसको थोड़ा सा कंफर्ट दे देगा और कोई सफ़र में दिक्कत भी नहीं होगी। पर उससे ज़्यादा की हाइट वाला कोई आदमी होगा 5'5", 5'6", ना लेग स्पेस थोड़ा सा मिलेगा, लेग स्पेस में भी कमी आएगी, दिक्कत आएगी। ऐसा कुछ नहीं है, 6 फीट का आदमी बैठ के चला जाएगा, बट 2 या 3 घंटे जा सकता है और वो लेवल ऑफ कंफर्ट उसको इतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। क्योंकि कंफर्टेबल है बट इतना लेग रूम और हेड रूम और स्पेस नहीं प्रोवाइड करती है लंबे लोगों के लिए, बस ये वाली बात। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, जो इसकी सबसे लास्ट रो है ना उसमें जो नीचे की तरफ जो आपका फ्लोर है वो फ्लोर भी उठा हुआ है, उसकी वजह से क्या है सीट बिल्कुल नीचे की तरफ है। आप जब बैठते हैं ना तो बैठने के साथ साथ जो आपका जो ये थाई सपोर्ट जो है वो बिल्कुल थाई आपके ऊपर की तरफ आ जाती है आपका, ठीक है ना। और जो पैर जो होते हैं, मेरी हाइट 6 फीट है, 6 फीट का तो बंदा बिल्कुल नहीं बैठ सकता, बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता, ठीक है। और एक चीज़ अच्छी है, बैक कैबिन में जो हर गाड़ी में नहीं है, बहुत सारी में इसकी सीट रिक्लाइन हो सकती है बैक कैबिन की, थोड़ा सा टिल्ट, मतलब 20-25 डिग्री है ऐसा एंगल कि हम बैक पीछे से कर सकते हैं, रिक्लाइन कर सकते हैं। ओके, थोड़ा बैक सपोर्ट, अगर मान लो थाई सपोर्ट नहीं भी मिल रहा है उसकी सीट की वजह से, पर अगर उसी केस में सीट हल्की सी पीछे हो जाए थोड़ा सा फिर भी कंफर्ट देती है। पर फिर भी 5-6 से ज़्यादा, 5-5 से ज़्यादा कोई आदमी पीछे बैठेगा तो उसको दिक्कत होनी है लंबे समय के लिए। ठीक है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि मैं अभी पहले आपको बताना भूल गया, ये मॉडल कौन सा है, ये XUV 700 AX7, ठीक है ना, ये मॉडल है और ये गाड़ी मैनुअल में है, ऑटोमेटिक नहीं है। तो अंदर की जो बात चल रही थी उसके हिसाब से आप ये बताइए कि इसका क्लच का कैसा रेस्पॉन्स है, क्लच वगैरह को लेकर, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह फेस तो नहीं होती, या ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, या फिर ठीक है आपके साथ? देखो क्लच जो है इसका ना हार्ड है ना सॉफ्ट है, जैसा होना चाहिए डीजल की गाड़ी का वैसे ही क्लच है इसका। क्योंकि टाटा की गाड़ियों के, जैसे कि टाटा की बात करें, आज के टाइम में लोग बाग कंफर्ट की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा जाते हैं, या तो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ लेते हैं, खास करके इस सेगमेंट की जितनी गाड़ियाँ हैं लोग बाग कोशिश करते हैं ऑटोमेटिक ले, आपने मैनुअल लिए तो ठीक है ना। और जो कंपटीशन में जो गाड़ी आती है, जैसे कि मैं आपके उसकी बात कर रहा हूँ सफारी की, उन टाटा वालों का क्लच वाकई में बहुत ज़्यादा लाइट है। अगर आज तक शायद नहीं चला कर देखी तो पता नहीं, पर काफ़ी ज़्यादा लाइट है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से आपको इसका जो क्लच है वो इसका बहुत लाइट नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है, एवरेज है जैसा होना चाहिए कायदे में, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर एक मुझे प्रॉब्लम लगी कि इसका सिटिंग पोस्चर में ना, मेरा देखो थोड़ा सा आदत है गाड़ी को थोड़ा सा पीछे करके सीट करके चलाने का। अच्छा, मैं बिल्कुल पैर चिपका के एक्सीलरेटर और वो क्लच वगैरह यूज़ नहीं करता हूँ, थोड़ा सा मैं अपनी सीट को पीछे रख कर ही, मुझे थोड़ा सा कंफर्ट उसमें लगता है, थोड़ा एक्सीज अच्छे लगता है। बस में दिक्कत ये है कि अगर आप पीछे करके सीट करके इसको गाड़ी को क्लच यूज़ करोगे इसका, तो आपके घुटने में थोड़ा दर्द करेगा, क्योंकि क्लच क्या है इसका पूरा जाता है और थोड़ा सा एक्सीलरेटर और उसके कंपैरिजन में बात करें ब्रेक के में तो थोड़ा सा और डीप है काफी, इसका क्लच डीप है, जो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप पीछे बैठ के चला रहे हो काफी सीट पे करके और आप डीपली क्लच दबा रहे हो उसका, तो कहीं ना कहीं आपका हिप्स में और नी में थोड़ा सा जर्क देगा हल्का सा, पर आपको इसलिए थोड़ा सा पोस्चर बस आगे करके रखना पड़ेगा, थोड़ा सा में सिटिंग पोस्चर में क्लच के डेप्थ में महिंद्रा इंप्रूव कर सकती है, इतना डेप्थ ना रखे, बराबर में उसका एक्सीलरेटर और क्लच के बराबर में उसका रेफरेंस रखेगी, तो जो बहुत
मेरी तरह ड्राइवर है पीछे सीट करके एंजॉय करना चाहते हैं, मीडियम हाइट के लोग वो एंजॉय कर सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, बात मैंने इंटीरियर की कर ली है, एक्सटीरियर की कर ली है, और आखिरी में बात करते हैं इसके इंजन को लेकर। इसमें मैं बताना चाहता हूँ 2200 सीसी का एमहॉक 4 सिलेंडर इंजन देखने के लिए मिलता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है बीएचपी में 185 बीएचपी और 450 एनएम का टॉर्क, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। पावर में गाड़ी कैसी है अक्षय भाई आपके हिसाब से? बहुत अच्छी है। पहले और दूसरे गियर में आपको पावर पूरी फील हो जाती है। पहले गियर में ही ये मतलब मैं मानता हूँ 3-4 सेकंड में 40-50 पकड़ लेगी, बड़े आराम से पकड़ लेती है। हाँ। और पावर तो भर भर के गाड़ी में क्या ठीक है। आपको कहीं भी ऐसा फील नहीं होगा लो एंड पे या हाई एंड पे कि पावर में कमी है। पर दिक्कत की एक बात है अर्जुन भाई इसमें कि जो रिफाइनमेंट होना चाहिए ना लो एंड टॉर्क पे, वो इतना गाड़ी में नहीं है। मतलब लो एंड टॉर्क इतना ज़्यादा अच्छा रिफाइंड नहीं है। कैसे मैं बताना चाहता हूँ, हाँ। जैसे कि और गाड़ियाँ होती हैं बड़ी डीजल की, दूसरे गियर में हम उसको आराम से एक बार हमने गाड़ी को बढ़ा दिया मोमेंटम में गाड़ी, फिर दूसरे गियर में वो आराम 10 की स्पीड पे 12 की स्पीड पे कभी कोई गाड़ी 7-8 पे भी चल जाती है। चल डीजल इंजन उठा डीजल इंजन उठा लेता है। हाँ। और डीजल इंजन में ये भी खासियत होती है बहुत सी गाड़ियों में कि कई बार तो पहले दूसरे गियर में एक्सेलरेशन ही नहीं देना पड़ता। करेक्ट है। गाड़ी अपने आप अपने मोमेंटम आप में चाहे 4 की स्पीड हो 5 की स्पीड करेक्ट है, वो आ जाती है गाड़ी लो एंड टॉर्क की वजह से। लो एंड टॉर्क की वजह से। पर इसमें थोड़ा दिक्कत है, अगर आपकी दूसरे गियर में तीसरे गियर में गाड़ी है और अगर आपकी स्पीड सफिशिएंट नहीं है, 15 या 10 है या, तो ये गाड़ी बंद हो जाएगी आपकी। सेकंड गियर में भी? सेकंड गियर में भी सर। अच्छा जी। ओके ओके। तो थोड़ा लो एंड टॉर्क पे और रिफाइनमेंट पे नीचे इंजन के लो गियर्स पे उस पे काम करने की आवश्यकता है महिंद्रा। ठीक। और अक्षय भाई बात करते हैं इसके एवरेज की। हालांकि आपने लग्जरी गाड़ी ली है, एवरेज का पूछने का कोई मतलब बनता है नहीं, पर फिर भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा जानना होता है गाड़ी के बारे में कि एवरेज कैसा निकाल के देता है एमहॉक इंजन या फिर XUV 700। आप एवरेज की बताइए, हाईवे पर आप इसमें कितना एवरेज निकाल रहे हैं और सिटी में ये गाड़ी आपको कितना एवरेज निकाल कर दे रही है एसी पर? देखो अर्जुन भैया, ये गाड़ी 14 से 15 का एवरेज बड़े आराम से दे देती है। हाईवे की बात कर रहे हैं हाईवे पे। ओके। और इस गाड़ी में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है सिटी में, और जैसे बहुत गाड़ी में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत लंबा चौड़ा। क्योंकि गाड़ी है कि सिटी में कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं कि चलेंगी तो 10 का देंगी और वैसे हाईवे पे जाके देंगी 15-16 का एवरेज। डीजल गाड़ियों में इतना अंतर आता भी नहीं है। डीजल गाड़ी में इतना अंतर आता भी नहीं है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा सिटी में जाओगे तो 13.5 तक का एवरेज बड़े आराम दे देती है। और कितना भी खराब रोड हो तो मैं मानता हूँ कभी 12 से कम तो देगी नहीं गाड़ी एवरेज। कायदे में इसका एवरेज 13.5 से 15 के बीच में है। अच्छा। जो मैं रेंज उसके बोलूँगा, और ज़्यादा हेल्थी बोलूँगा, अच्छा मैच्योर ड्राइवर है तो 14 और 15 के बीच में बड़े आराम से एवरेज दे देगी, चाहे सिटी हो हाईवे हो कोई भी किसी जगह। ठीक है ठीक है। अब बात नॉर्मली कर लेते हैं सर्विसिंग की। अभी आपकी ये नॉर्मल जर्नल चेकअप वाली ही आपकी इसकी सर्विस हुई होगी, ठीक है ना? 1000-2000 वाली जो होती है, अब वो कितने रुपए लगे थे उसके लिए? 0 चार्ज। 0 चार्ज? वो एक्चुअली मैं जब गया था सर्विस सेंटर पे महिंद्रा के पे, तो VS इसमें है कुछ वैल्यूएडेड सर्विसेज जो वो मैंने सर्विसेज के टाइम पे बता रहे थे, जिसमें एक्चुअली में ये नीचे जो है इसका बॉडी पार्ट, उसमें पेंट वगैरह करते, कुछ अलग तरीके का एंटी कोटिंग करते हैं जिसमें कोरोजन वगैरह ना लगे, रस्टिंग वगैरह ना आए। और भी वाइपर में वो पानी भर रहे थे वैसे वाले से इसके वाइपर वो स्क्रैच ना करे, इसका लंबे टाइम तक ग्लास भी अच्छा रहे। तो वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, फालतू की चीज़ें। आप लोगों को कोई XUV ओनर है उसको करानी कराओ, बाकी आप उन चीज़ों को बोल सकते हो वहाँ पे जाके फेरी सर्विस में कि भैया हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। तो इन शॉर्ट 0 में भी हो सकता है, और आप वैल्यूडेड सर्विस लेना चाहोगे तो 5-6 हज़ार तक भी बिल बैठ सकता है इसका। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी 10,000 वाली। वह हालांकि अभी हुई नहीं है, पर आपको क्या लगता है कि वो विदाउट लेबर होगी, वो लगभग कितने रुपए तक हो जानी चाहिए? मुझे लगता है अर्जुन जी इसका कम से कम 5-6 हज़ार तो जाएगा ही जाएगा। ओके ओके ठीक है। बाकी और कुछ चीज़ जो आप गाड़ी के बारे में बताना चाहते हैं, अच्छाई बुराई जो भी कुछ चीज़? जी मैं बताना चाहूँगा बिल्कुल। एक्चुअली में ना मैंने एक प्रॉब्लम और इसमें फेस करी गाड़ी में खरीदने के 1 महीने बाद ही। अच्छा। वो परेशानी ये थी कि जो उसकी सीट बेल्ट है ड्राइवर साइड की, उसका लॉक खराब है। अब वो मैं सर्विस करा ली थी इसकी पहली, अब फिर जब जाऊंगा शायद 10,000 किलोमीटर पे 4 कौन सी बेल्ट है दिखाना जरा। बताइए। ये जो इसकी बेल्ट है सीट बेल्ट ये वाली, ये इसके लॉक में फिट नहीं होती है, खराब हो रखा है इसका लॉक। अच्छा। ये जाएंगे तो एक बार शायद वो नया लॉक बदलें, क्या करें सर्विस पे बात करेंगे, वारंटी में होना चाहिए जहाँ तक है नई गाड़ी। ओके ये नहीं जा रहा, समझ गया। कितना भी से कर लो प्रेस करके, ये अंदर नहीं जा रहा है इसका लॉक। ठीक है ठीक नहीं जा रहा। ओके। तो दोस्तों मैंने अभी आपको इसकी सारी चीज़ें कवर कर दी हैं।
एक्सटीरियर में क्या क्या चीज़ें थी, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, इंटीरियर में इसका कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे हैं, सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी है। एवरेज कैसा देती है, कौन सा इंजन है, क्या सर्विस चार्ज आया है, क्या आएगा, ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी। पर फिर भी मुझसे कुछ भी चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको दे दूँगा। और दोस्तों मेरी आपसे एक शिकायत और है, वही मैंने आपसे पहले भी बोला था कि आप मेरी वीडियोस देखते तो हैं पर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। जिन लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, ताकि आपको मेरी वीडियोस के लिंक टाइम टू टाइम मिलते रहें, आप मेरी वीडियोस को और ज़्यादा एंजॉय कर पाएँ। यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।